हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतर होंगे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका फेयर्स क्लाउड लर्न टू लीड में। गुड मॉर्निंग टू ऑल द स्टूडेंट्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर 17 और 18 अप्रैल 2022 के, जिसमें से आप दो बेस्ट इमेजेस यहाँ पे देख रहे हो। लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक जो है वो जरूर देखना है। लेकिन उससे पहले आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें, करियर्स क्लाउड को। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। लॉगिन कर ले अपनी ईमेल आईडी के थ्रू और क्रैक करंट अफेयर्स के ऊपर क्लिक करके 1 साल या फिर 2 साल की सब्सक्रिप्शन आप बाय कर सकते हैं। दोनों का ही प्राइस बहुत कम है। लेकिन इसमें हम आपको क्या प्रोवाइड करेंगे, हम आपको डेली करंट अफेयर्स प्रोवाइड करेंगे। डेली में 3 सेक्शंस होंगे, डिटेल, क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट और क्विज सेक्शन। लेकिन ये तीनों चीजें जो हैं वो आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर ही असेस कर सकते हो, और क्विज जो है वो डेली आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर अटेम्प्ट कर सकते हो। वीकली सेक्शन होगा, उसमें भी 3 सेक्शंस होंगे, डिटेल, क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट और क्विज वीकली बेसिस पे आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर अटेम्प्ट करोगे। मंथली सेक्शन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 4 तरह की पीडीएफ्स आपको मिल रही हैं। डिटेल करंट अफेयर की, क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट की, बेस्ट 100 करंट अफेयर वो भी क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में, और चौथी पीडीएफ होगी पॉकेट पीडीएफ, जिसमें 2 लाइन में 3 लाइन में आपको करंट अफेयर मिल जाएगा, ताकि जल्दी जल्दी में आप इसको रिवाइज कर सको। लेकिन आपकी परफॉर्मेंस को और अच्छा करने के लिए हम आपको 20 अलग अलग तरह की टॉपिक वाइज पीडीएफ दे रहे हैं, ताकि एक टॉपिक, 2 टॉपिक को अगर आप रिवाइज करना चाहते हैं तो आप टॉपिक वाइज पीडीएफ से कर सकते हैं। अगर आप बैंकिंग स्टूडेंट हैं तो हम आपको 3 सेक्शंस देंगे, जो कि सिर्फ बैंकिंग एंड इकोनॉमी से रिलेटेड होंगे। एक में डिटेल होगी, क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट होगा, क्विज होगा। क्विज आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर ही अटेम्प्ट कर सकते हो, लेकिन वो मंथली बेसिस पे अटेम्प्ट कर सकते हो। इसी तरह से आपको एक एग्जाम पीडीएफ मिलेगी, जिसमें जितना भी करंट अफेयर जा चुका है 2021 का, उसको रिवाइज करने के लिए आप इसका यूज कर सकते हो। आपको डिटेल में बजट और इकोनॉमिक सर्वे मिलेगा, और इसमें आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चन एंड आंसर भी बताए जाएंगे, जो बजट और इकोनॉमिक सर्वे से एग्जामिनर बना सकता है। और अगर आप किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हम आपको हर स्टेट का करंट अफेयर प्रोवाइड करेंगे, ताकि आपकी स्टेट परफॉर्मेंस इंप्रूव हो सके। तो इसी तरह से ये सारे करंट अफेयर आपको मिलेंगे, लेकिन इकट्ठे मिलेंगे। ये सारी चीजें आपको मिलेंगी हमारी एप्लीकेशन के ऊपर, तो डाउनलोड कर ले, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। लॉगिन कर ले ईमेल आईडी के थ्रू, और क्रैक करंट अफेयर्स के ऊपर क्लिक करके आप 1 साल या फिर 2 साल की सब्सक्रिप्शन बाय कर सकते हैं। दोनों का ही प्राइस बहुत कम है। लेकिन दोस्तों, एक बात याद रखनी है कि अगर आप नए स्टूडेंट हैं, अपनी प्रेपरेशन को स्टार्ट करें, तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप 2 साल का बाय करें, क्योंकि 2022 में 2022 का लोगे तो वो बहुत कॉस्टली होगा। अभी बाय कर लोगे तो बहुत ज्यादा फायदे में रहोगे। और इसमें आपको दोनों सब्सक्रिप्शन में 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल रहा है, अगर आप इस कोड का यूज करेंगे, ASH10 का। और इस ईमेल आईडी और इस नंबर पे हमें संपर्क कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कि कोई भी किसी भी तरह का आपको डाउट है। तो स्टार्ट करते हैं 17 और 18 अप्रैल 2022 के बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। लेकिन उससे पहले यार, सारे बच्चों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें मैक्सिमम टू मैक्सिमम, और चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें, और टेलीग्राम ग्रुप को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ज्वाइन कर लें, ताकि हर तरह की इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आपको मिल सके। क्वेश्चन क्या है, हु इज सिलेक्टेड फॉर मैलकॉम अधिशेषिया अवार्ड 2022। तो इसमें शायद बहुत से बच्चे इस अवार्ड को पहली बार सुन रहे होंगे, लेकिन फिर भी आपने याद रखना है, मालकॉम अधिशेषिया अवार्ड। और ये अवार्ड मिला एक बहुत ही फेमस इकोनॉमिस्ट हैं, और साथ में पॉलिटिकल कमेंटेटर भी हैं, जिनका नाम है प्रभात पटनायक। तो आंसर क्या होगा इसका, सी होगा। तो इनको ये 2022 के मैलकॉम अधिशेषिया अवार्ड के लिए चुना गया है। क्यों चुना गया है, क्योंकि इकोनॉमिक्स के अंदर इनकी बहुत सारी डेवलपमेंटल स्टडीज को फोकस किया गया, और उसको देखा गया कि इस डेवलपमेंटल स्टडीज ने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है, तो जिसके कारण इनको इस काम के लिए चुना गया। इससे पहले ये वाइस चेयरपर्सन रह चुके हैं केरला स्टेट प्लानिंग बोर्ड के 2006 से लेके 11 तक। कौन सी स्टेट से बिलोंग करते हैं ये दोस्तों, बिलोंग करते हैं ओडिशा से। और ये बहुत ही अच्छे इकोनॉमिक के प्रोफेसर रह चुके हैं सेंटर फॉर इकोनॉमिक स्टडीज एंड प्लानिंग, जो कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आता है, न्यू दिल्ली के अंदर। और इनका जो मेन सब्जेक्ट है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स के ऊपर है, और पॉलिटिकल इकोनॉमी बहुत ही अच्छी पढ़ाते हैं। और ये नाम, ये अवार्ड जो रखा गया है, ये किसके नाम से रखा गया है, ये बहुत ही फेमस एजुकेटर और इंडियन डेवलपमेंट इकोनॉमिस्ट हैं, जिनका नाम है मैलकॉम मैलकॉम सत्यानाथन अधिशेषिया। उनके नाम से रखा गया, जिनका जन्म 1910 में वेल्लोर में हुआ था। तो आपने इस अवार्ड के बारे में थोड़ा सा याद रखना है कि ये बहुत ही फेमस और बहुत ही सम्मानजनक अवार्ड है, जो मैलकॉल्म और एलिजाबेथ अधिशेषिया ट्रस्ट की तरफ से दिया जाता है। और ये बेसिकली 2 अवार्ड्स के अंदर जो है वो आप कह सकते हो डिवाइड किया गया। एक तो मैलकॉम अधिशेषिया अवार्ड होता है, एक एलिजाबेथ अधिशेषिया अवार्ड जो है वो होता है। तो ये 2 कैटेगरीज में डिवाइडेड है, और दोनों अवार्ड जो है वो इंडियन और फॉरेन स्कॉलर्स के लिए ओपन होते हैं, लेकिन वो जनरली इंडियन रेजिडेंट जो है वो होना जरूरी है, उसी को ये अवार्ड दिया जाता है। और जिसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन हो डेवलपमेंटल स्टडीज में, खास करके वो इकोनॉमिस्ट हो, सोशल साइंटिस्ट हो या हिस्टोरियन हो, उनको ये अवार्ड जो है वो दिए जाते हैं। और पहला मैलकॉम अधिशेषिया अवार्ड जो है वो 2001 में दिया गया था, और अभी तक 21 अवार्ड जो हैं वो दिए जा चुके हैं।
और इसमें 2 लाख रुपए की एज ए सम्मान राशि जो है वो भी दी जाती है। तो आपने याद रखना है कि इस साल का 2022 का ये मैलकॉल्म अधिशेषिया अवार्ड जो है वो प्रभात पटनायक जी को दिया गया। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। अगला क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेक्शन में, लेकिन वीडियो को लाइक करेंगे यार, शेयर करें मैक्सिमम टू मैक्सिमम, और चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें और टेलीग्राम ग्रुप को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ज्वाइन कर लें ताकि हर तरह की इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आपको मिल सके। क्वेश्चन है वाटरवेज कनक्लेव 2022 जो है वो कहाँ पे की गई। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आपने एक स्टैटिक क्वेश्चन के तौर पे इसको याद रखना है कि जगह का नाम जो है वो याद रखना है। ये हुई है दोस्तों डिब्रूगढ़ में। डिब्रूगढ़ कहाँ पे है दोस्तों, ये है असम के अंदर। तो ये वाटरवेज कनक्लेव 2022 जो है वो डिब्रूगढ़ में हुई है और ये इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से जो है वो ऑर्गेनाइज की गई थी 11 और 12 अप्रैल को। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास यूनियन मिनिस्टर आपको दिखेंगे सर्बानंद सोनोवाल जी। उन्होंने इस पूरी जो आप कह सकते हो कनक्लेव है उसका उद्घाटन किया है और नाम है इसका वाटरवेज कनक्लेव। और सर्बानंद सोनोवाल हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर हैं पोर्ट शिपिंग और वाटरवेज के, और साथ में आयुष मंत्रालय उनके पास है। तो उन्होंने इस कनक्लेव का उद्घाटन किया। ये आपने याद रखना है, ये आपको एग्जामिनर पूछ सकता है, खास करके बैंकिंग के स्टूडेंट। और इस कनक्लेव का मकसद यही है कि डोमेस्टिक और इंटरनेशनल पोटेंशियल जो है वो वाटरवेज की बढ़ाई जा सके। जो हमारी नदियां हैं उसके थ्रू जो है वो हम लोकल लेवल पे भी ट्रेड कर सकें, लोकल लेवल पे टूरिज्म को बढ़ा सकें, लोगों को भी इधर उधर लेके जा सकें, और साथ में इंटरनेशनल लेवल पे भी हम जो है वो इन पानी का यूज करके जो कि दूसरी कंट्रीज में हमारी नदियां जा रही है, जैसे ब्रह्मपुत्रा जा रही है तो बांग्लादेश में जाती है, चाइना से आती है, इंडिया से होते हुए, तो हम वहां पे ट्रेड जो है वो बढ़ा सकते हैं, वहां पे हम अपने रिलेशन जो है वो इंप्रूव कर सकते हैं। तो किस तरह से वाटरवेज का यूज करके नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया जो है उसको हम बहुत ही अच्छे लेवल पे डेवलप कर सकते हैं। तो इनलैंड वाटरवेज ऑफ अथॉरिटी और गुवाहाटी यूनिवर्सिटी के बीच में भी एक एग्रीमेंट किया गया, एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग किया गया है ताकि इनलैंड वाटरवेज के ऊपर रिसर्च कर सकें, डेवलपमेंट जो है वो कर सकें। टोटल 6 मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुए हैं, जिसमें से एक है इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया और गुवाहाटी यूनिवर्सिटी का ये टाई अप। लेकिन बाकी आपको जो पूरे एमओयू हैं वो याद करने की जरूरत नहीं, सिर्फ इतना याद रखना है कि ये कहाँ पे हुई थी। और कॉन्क्लेव का मेन मकसद यही है कि प्राइम मिनिस्टर गति शक्ति जो प्रोजेक्ट है जिसमें हमने अपने इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव करना है, उसमें हमने नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी क्या करना है, इंप्रूव करना है, उसमें बिजनेस अपॉर्चुनिटीज बढ़ानी है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के ऊपर काम करना है। तो मेन फोकस जो है वो नॉर्थ ईस्टर्न डेवलपमेंट के ऊपर जो है वो रखा गया है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। What is the name of Ukrainian homemade anti-ship cruise missile recently inducted into Ukrainian Defense Force? देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया क्योंकि रशिया और यूक्रेन के बीच में वॉर चल रही है और उसी बीच में यूक्रेनियन होममेड एंटी शिप क्रूज मिसाइल को जो है वो इंडक्ट किया गया है यूक्रेनियन डिफेंस फोर्स के अंदर, और इसका नाम है नेपच्यून। ये बहुत ही प्रसिद्ध हो चुका है दोस्तों। आंसर क्या होगा इसका, डी होगा। याद रखना है ये यूक्रेनियन होममेड एंटी शिप क्रूज मिसाइल है, मतलब ये शिप को जाके टकराएगी तो पूरा शिप जो है ध्वस्त हो जाएगा और पानी में समा जाएगा, मतलब पूरे के पूरे टारगेट को ये ध्वस्त कर देगा। तो आप देख सकते हो ये है नेपच्यून यूक्रेनियन होममेड क्रूज मिसाइल। और नेपच्यून जो है वो डिजाइन किया गया सोवियत KH-35 एंटीशिप मिसाइल के तौर पे, मतलब उसी डिजाइन के थ्रू इसको तैयार किया गया है। ये 300 किलोमीटर तक के टारगेट को जो है वो क्या कर सकता है, खत्म कर सकता है। और नेपच्यून मिसाइल जो है वो मार्च 2021 में इंडक्ट की गई थी, लेकिन अब इसको फॉर्मली जो है वो न्यूज़ में इसीलिए रखा गया क्योंकि इसने रशिया की एक बहुत ही फेमस शिप को जो है वो ध्वस्त कर दिया गया है। तो ये 16 फीट लॉन्ग इंजन पावर्ड मिसाइल है जो कि 560 MPH या फिर 900 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये चलती है, मतलब बहुत ही अच्छी स्पीड है। और आप कह सकते हो इसकी जो हाइट है ये 9 से लेके 30 फीट तक जो है वो सरफेस के ऊपर ट्रेवल कर सकती है। 870 किलोग्राम वेट जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा है, और 150 kg जो है ये न्यूक्लियर या कन्वेंशनल वॉरहेड जो है वो कैरी कर सकती है। तो ये स्पेस वॉरशिप आप कह सकते हो बहुत ही अच्छी जो है वो यूक्रेन की तरफ से बनाई गई है, और आप कह सकते हो कि 5000 टन तक के वेट को ये खत्म कर सकती है, मतलब उसके ऊपर टकराएगी तो अपने आप ही ये उसको ध्वस्त कर देगी। तो ये नेविगेशन सिस्टम के थ्रू चलती है, मतलब आप कह सकते हो इसको मैप के ऊपर लगा के जो है वो सही टारगेट सेट करके ये उसके ऊपर जो है वो क्या करेगी, चलेगी। और नेपच्यून जो है वो यूक्रेन के किसी भी बोट, किसी पेट्रोल वेसल या किसी भी शिप के साथ इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं और इसको चलाया जा सकता है। और अभी रशिया और यूक्रेन के बीच में जो वॉर चल रही थी तो यूक्रेन ने अपने इस होममेड एंटीशिप क्रूज मिसाइल नेपच्यून का यूज़ किया, और रशिया का जो ब्लैक सी में एक फ्लैगशिप खड़ा था जिसका नाम था मॉस्कवा। तो जो मॉस्कवा था बहुत ही फेमस शिप जो है वो रशिया का है, उसको जाके ध्वस्त कर दिया इन्होंने। तो ये बहुत बड़ी बात है रशिया को, यहाँ पे आप कह सकते हो कि
एक बहुत बड़ा झटका कि उसकी बहुत फेमस जो फ्लैगशिप है वो ध्वस्त कर दी गई इस नेपच्यून यूक्रेनियन होममेड एंटीशिप की तरफ से। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, हु हैज पार्टनर विद एक्सट्रीम 9 टू इनेबल फास्टर पेमेंट्स। तो एक्सट्रीम 9 सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये क्या है। ये दोस्तों एक इंटरनेट एक्सचेंज है। तो इस इंटरनेट एक्सचेंज की मदद से ये कंपनी जो है वो अपनी पेमेंट्स को और अच्छा करेगी और फास्ट करेगी, ताकि कंज्यूमर या कस्टमर्स को कोई भी प्रॉब्लम ना आए। और ये कंपनी हमारे पास फोन पे, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हो गया है। तो ये फर्स्ट इनिशिएटिव है डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म में फोन पे की तरफ से जो किया गया कि एक इंटरनेट एक्सचेंज के साथ टाई अप करके फास्टर डिजिटल पेमेंट करवाएगी। और फोन पे के ऑलमोस्ट 370 मिलियन फोन पे जो यूजर्स हैं वो अब बहुत ही तेजी से पेमेंट्स को कर सकते हैं इस इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर की हेल्प से। तो आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट लिस्ट को याद रखना है। तो 370 मिलियन फोन पे यूजर्स को बेनिफिट जो है वो यहाँ से मिलेगा। और ये पार्टनरशिप फोन पे के जो फर्स्ट डिजिटल प्लेटफॉर्म ऐसा है जिन्होंने इंटरनेट एक्सचेंज इंडिया के साथ जो है टाई अप किया है। और पार्टनरशिप फोन पे यूजर्स को बहुत ही अच्छे से डेली बेसिस पे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की रिपोर्ट भी भेजा करेगी, जिसमें वो जोग्राफिकल लोकेशन बेसिस पे भी जो पेमेंट को चेक कर सकते हैं कि कहाँ से ये पेमेंट जो है वो की गई है। तो फोन पे के बारे में याद रखना, एक स्टैटिक क्वेश्चन था ये। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर फोन पे के कौन है? समीर निगम जी हैं। और हेडक्वार्टर इसका कहाँ पे है? बेंगलुरु के अंदर। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, एक बुक लिखी गई है द बॉय हु रोट ए कॉन्स्टिट्यूशन ऑथर्ड बाय होम। तो देखो एक बहुत ही सुंदर सा नाम जो है वो रखा गया है, एक बच्चा जिसने कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा। मतलब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे भीमराव अंबेडकर जी की। और ये बुक लिखी है बहुत ही फेमस ऑथर राजेश तलवार ने। तो आंसर क्या होगा इसका? डी होगा। तो 14 अप्रैल 2022 जिस दिन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की 131st बर्थ एनिवर्सरी हम लोग मना रहे थे, उसी दिन द बॉय हु रोट ए कॉन्स्टिट्यूशन नाम की बुक जो है वो रिलीज की गई है। बेसिकली एक तरह से ये ड्रामा बुक है। इसको लिखा गया है राजेश तलवार जी की तरफ से, जो कि बहुत ही फेमस ऑथर है, लॉयर हैं और इवन यूनाइटेड नेशन के लीगल अफेयर्स ऑफिसर भी रह चुके हैं। तो उन्होंने भीमराव अंबेडकर की जितनी भी कलेक्शन थी बचपन की, वहां से उठा के ये डाटा जो है वो इसके अंदर दर्ज किया है। तो याद रखना है द बॉय हु रोट ए कॉन्स्टिट्यूशन ए प्ले फॉर चिल्ड्रन ऑन ह्यूमन राइट्स, उसके बारे में इसमें लिखा गया है। तो ये बुक जो है वो बच्चों के लिए बेसिकली लिखी गई है, ताकि किस तरह से छोटे होते से ही अंबेडकर जी जो हैं वो अलग अलग चीज़ें जो हैं वो लोगों के राइट्स के बारे में बात करते रहे हैं, किस तरह से कौन कौन से राइट्स जो हैं वो लोगों को मिलने चाहिए, और बाद में किस तरह से उन्होंने पूरा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा और वो इंडिया के पहले लॉ मिनिस्टर भी बने। और जो राजेश तलवार जी हैं ये बहुत ही फेमस, मैं पहले ही बता चुका हूँ, एक बहुत फेमस लॉयर हैं। तो इन्होंने सुभाष चंद्र बोस के ऊपर भी बुक लिखी है, इन्होंने गांधी और अंबेडकर के ऊपर भी लिखी है। इवन इन्होंने एक बुक लिखी है 4 लेग्ड स्कॉर्पियन, उसके ऊपर लिखी है, एक औरंगजेब के ऊपर भी लिखी है। तो देख सकते हो आप अलग अलग नाम जो हैं वो खास करके हिस्ट्री से रिलेटेड इनकी बुक्स जो है वो मिल जाएंगी। तो अपने याद रखना है द बॉय हु रोट ए कॉन्स्टिट्यूशन एक ड्रामा बुक है, बच्चों के लिए खास करके लिखी गया, ताकि उनको पता लगे कि किस तरह से छोटे होते से ही जो है वो बी आर अम्बेडकर जी जो है वो लोगों के राइट्स के बारे में बात कर रहे थे। राजेश तलवार ने इस बुक को लिखा है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, एक बैंक जिसने लॉन्च किया है नया एंटरप्राइज पोर्टल जिसका नाम है FYN पोर्टल। स्पेशली ये बिजनेस बैंकिंग के लिए और कॉर्पोरेट क्लाइंट्स के लिए लॉन्च किया गया है, ताकि कोई भी तरह की बड़ी ट्रांजैक्शंस है वो इस पोर्टल के थ्रू की जा सकती है, या कोई भी पेमेंट्स देखनी है, कितना पैसा आया है कितना गया, पूरी रिपोर्ट जो है वो आपको इसके अंदर मिल जाएगी। और इस पूरे पोर्टल का जो नाम है वो है कोटक FYN। तो आंसर क्या होगा इसका? कोटक महिंद्रा बैंक। तो इसका मतलब आंसर जो है वो यहाँ पे कोई भी नहीं है, तो आंसर आपने याद रखना है क्या है? कोटक महिंद्रा बैंक। तो आप यहाँ पे स्लाइड में देख सकते हैं कोटक महिंद्रा बैंक ने इस डिजिटल प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है, कोटक FYN। तो इसका आंसर जो है यहाँ पे एक ऑप्शन और बना सकते हैं ई, नन ऑफ दीज करके। तो आंसर क्या होगा इसका? नन ऑफ दीज होगा। तो याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पोर्टल जो है वो सारी की सारी ट्रेड एक्टिविटीज को चेक कर सकता है, जितनी भी ट्रांजेक्शन है उसको चेक कर सकता है। पोर्टल में आप पेपरलेस ट्रांजेक्शन को ट्रैक कर सकते हो, आप जो है वो पूरी की पूरी पेपरलेस ट्रांजैक्शंस को देख सकते हो। इवन कहाँ से ट्रांजैक्शंस आ रही हैं, कौन सी ज्योग्राफिकल लोकेशन से आ रही हैं, ये भी पूरा का पूरा चेक जो है वो किया जा सकता है। तो पूरा स्टेटस आपको अपडेट मिलेगा, और कोई भी क्वेरी जो है वो सारी की सारी सॉल्व की जाएंगी। आपको स्पेशली इसका एक अलग से सेल बनाया गया है कि कोई भी क्वेरी इस पोर्टल के रिलेटेड है वो अलग से चेक की जाएगी। जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे के सारे ऑनलाइन ही सेफ तरीके से सबमिट हो सकते हैं, ताकि ऑथेंटिफिकेशन प्रोसेस में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो मेन फोकस यही है कि सब तरह की सर्विसेज, जो अकाउंट सर्विसेज हैं, पेमेंट सर्विसेज हैं, कलेक्शन सर्विसेज हैं, वो सारी की सारी मिल सकें, और एक अच्छा एक्सपीरियंस जो है वो आप कह सकते हो कॉर्पोरेट क्लाइंट्स को मिल सके। एक तरह से डैशबोर्ड की तरह जो है वो एक्ट करेगा। तो रियल टाइम बेसिस पे आप सारी जो है वो ट्रांजेक्शन्स देख सकते हो, अपकमिंग ट्रांजेक्शन्स उसमें नोट कर सकते हो। तो यहाँ पे हम बात करें कोटक महिंद्रा बैंक की, जिसके MD और CEO जो हैं वो उदय कोटक जी हैं।
हेडक्वार्टर जो है वो इसका मुंबई में है और इसको एस्टैब्लिश किया गया था 2003 में एज ए बैंकिंग कंपनी। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, हु इज अपॉइंटेड एज द एम्बेसडर फॉर कर्नाटका ब्रेन हेल्थ इनिशिएटिव। तो एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, कर्नाटका ब्रेन हेल्थ इनिशिएटिव का एम्बेसडर जो है वो किसको बनाया गया है, वो बनाया गया रॉबिन उथप्पा को। तो आंसर क्या होगा, ए होगा। तो कर्नाटका ब्रेन हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से ये डिसीजन जो है वो लिया गया है कि इंडियन क्रिकेटर रॉबिन उथप्पा जो है वो ब्रांड एम्बेसडर होंगे इस कर्नाटका ब्रेन हेल्थ इनिशिएटिव के, जिसको जनवरी 2022 में इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया था। तो इसको स्टेट ऑफ कर्नाटका की तरफ से लॉन्च किया गया था, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, नीति आयोग, साथ में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज बेंगलोर, इन सब ने इसको मिलकर लॉन्च किया था। तो एक तरह का इनिशिएटिव ऐसा था जिसमें सही तरह से डायग्नोसिस हो सके, सही तरह से देख सके कि कौन सी डिजीज है, सही तरह से ट्रीटमेंट हो सके, खास करके बच्चों का अगर इस तरह की प्रॉब्लम है, और इस तरह की डिजीजेस को हम पूरे इंडिया के अंदर खत्म कर सकें। लेकिन ये फिलहाल कर्नाटका ने स्टार्ट किया है। तो इस कर्नाटका हेल्थ इनिशिएटिव या कर्नाटका हेल्थ ब्रेन इनिशिएटिव के अंदर जो है ये कहा गया है कि 3 हॉस्पिटल जो हैं वो इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाएंगे। एक तो जयनगर जनरल हॉस्पिटल है बेंगलुरु के अंदर, एक है हमारे पास नरसिम्हा राजा हॉस्पिटल कोल्लार डिस्ट्रिक्ट के अंदर, और एक है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कहाँ पे, चिकबालापुर के अंदर। तो वहाँ पे जो है वो जितने भी मेंटल हेल्थ पेशेंट्स होंगे उनको ट्रीट किया जाएगा, उनकी स्क्रीनिंग की जाएगी, और उसको प्रमोट कौन करेगा, रॉबिन उथप्पा प्रमोट करेंगे। इसी के साथ आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर, लॉयड कंपनी ने किसको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया ताकि ईस्टर्न इंडिया में वो अपनी मार्केट को और प्रमोट कर सकें। तो लॉयड जो कि आपको पता है एक बहुत ही फेमस कंज्यूमर ड्यूरेबल ब्रांड है, अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें बनाता है। ये दोस्तों हैवेल्स इंडिया का ही एक ब्रांड है। इन्होंने, आप कह सकते हो, फॉर्मर इंडियन क्रिकेट टीम कैप्टन और आजकल बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं जिनका नाम है सौरव गांगुली, इनको अपना जो है वो ब्रांड एम्बेसडर बनाया है ताकि लॉयड की मार्केट को ईस्टर्न इंडिया में, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में बढ़ाया जा सके। तो फिर सिंपल से क्वेश्चन हो गया कि लॉयड के जितने भी कंज्यूमर ड्यूरेबल ब्रांड्स होंगे उनको प्रमोट किया जाएगा, एडवर्टाइज में ये हिस्सा लेंगे और उनकी मार्केटिंग करेंगे। और सौरव गांगुली जो हैं वो अलग अलग तरह के, आप कह सकते हो कि चीज़ें लॉयड की प्रमोट करेंगे अलग अलग एड्स के थ्रू, और इस ब्रांड को जो है वो एक अच्छा ब्रांड बनाने में हेल्प करेंगे, खास करके नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में। तो फिर से एक वन लाइनर क्वेश्चन था, आराम से इसको आप याद रख सकते हो। एनएचपीसी या आप कह सकते हो नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया कौन सी स्टेट के साथ, ताकि वहां पे ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट का निर्माण किया जा सके। और ये साइन किया है हिमाचल प्रदेश के साथ, और हिमाचल प्रदेश में कौन सी डिस्ट्रिक्ट के अंदर लगाया जाएगा, याद रखना है दोस्तों, ये लगाया जाएगा चंबा डिस्ट्रिक्ट के अंदर। तो ये एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जो चंबा है उसी के साथ ये टाई अप हुआ है कि वहां पे ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट जो है वो लगाया जाएगा। तो एनएचपीसी और हिमाचल प्रदेश का ये टाई अप किया गया ताकि ग्रीन हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाया जा सके। तो इस एमओयू के तहत जो है नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन जो है ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन एक छोटा सा यूनिट बनाएगी एक डेमो बेसिस पे, ताकि हाइड्रोजन का यूज किया जा सके खास करके व्हीकल्स में, ट्रांसपोर्टेशन के अंदर, हीटिंग के लिए, क्योंकि सर्दियों में वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होती है, तो हीटिंग पर्पसेस के लिए उसको यूज़ किया जा सके, या छोटे छोटे ग्रिड्स जो कि पावर को इधर उधर ट्रांसफर करेंगे उसमें हाइड्रोजन एनर्जी का यूज़ किया जा सके। तो हाइड्रोजन जो है वो सिलेंडर्स में स्टोर की जाएगी कंप्रेस फॉर्म में, और फिर जो है वो उसको व्हीकल्स में जो है वो इधर उधर हम ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। तो आप कह सकते हो 20 किलो हर रोज जो है हाइड्रोजन जनरेट की जाएगी इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के थ्रू, जिसमें पानी को तोड़ा जाएगा और उसके बाद जब ग्रीन हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करके उसको फिर स्टोर किया जाएगा और फिर जो है वो उसका यूज़ किया जाएगा अलग अलग जगह पे। तो अपने याद रखना है ये एनएचपीसी और चंबा एडमिनिस्ट्रेशन जो कि हिमाचल प्रदेश के अंदर है उसका टाई अप है। और एनएचपीसी के बारे में याद रखना है, इसके चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं अभय कुमार सिंह, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, फरीदाबाद हरियाणा के अंदर, फरीदाबाद हरियाणा। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, उसका नाम बताना है जो कि इंटीग्रेटेड फायर पावर एक्सरसाइज है। रिसेंटली इंडियन आर्मी का जो ट्राई शक्ति क्रॉप्स है उसने इसको जो है वो क्या किया, इस एक्सरसाइज को किया है। तो जो ट्राई शक्ति क्रॉप्स है उन्होंने इस एक्सरसाइज को किया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस एक्सरसाइज का नाम बताना है, फायर पावर एक्सरसाइज है और इसका नाम है कृपान शक्ति। तो आंसर क्या होगा, डी होगा। तो एक्सरसाइज कृपान शक्ति एक फायर पावर एक्सरसाइज है जो कि इंडियन आर्मी का जो ट्राई शक्ति कॉप्स है जो कि तीस्ता फील्ड फायरिंग रेंज आप कह सकते हो वहां पे स्थित है सिलीगुड़ी वेस्ट बंगाल में, उसने इस एक्सरसाइज को किया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, और खास करके इसमें सीएपीएफ के पर्सोनल्स लाइक सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स के और इंडियन आर्मी के जो पर्सोनल हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, मतलब दोनों के द्वारा ज्वाइंटली इस एक्सरसाइज को किया जाता है। तो मेन मकसद यही है कि ज्वाइंटली इस एक्सरसाइज को किया जाए और कैपेबिलिटीज सीआरपीएफ की
और साथ में इंडियन आर्मी की जो है वो दोनों इकट्ठे होकर जांची जा सके, ताकि किसी भी आपदा के अंदर हम दोनों की कैपेबिलिटी को यूज़ कर सकें। तो दोनों की तरफ से फायरिंग की जाती है, दोनों की तरफ से अलग अलग तरह के आप कह सकते हो व्हीकल्स यूज़ किए जाते हैं, हेलीकॉप्टर यूज़ किया जाता है, इंटेलिजेंस सर्वेलेंस यूज़ की जाती है, ताकि अलग अलग तरह की एक्सरसाइजेज, अलग अलग तरह की चीज़ें जो है वो इसमें की जा सके, ताकि किसी भी आपदा से बचा जा सके। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने एक पोर्टल लॉन्च किया जिसका नाम है ई डार पोर्टल, ताकि कंपनसेशन जो है वो आपको मिल सके रोड एक्सीडेंट का, जो भी इंश्योरेंस कंपनसेशन है या कुछ भी कंपनसेशन है। ई डार का आपने मतलब बताना है। तो ई का मतलब तो आपको पता है इलेक्ट्रॉनिकली होगा, लेकिन डार का मतलब जो है वो बेसिकली यहाँ पे क्या है, वो है डिजिटाइज्ड डिटेल्ड एक्सीडेंट रिपोर्ट। तो आंसर हमारे पास क्या होगा, ए होगा। तो 11th का आंसर ए है। तो ये एक बहुत ही यूनिक पोर्टल है जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज की तरफ से जो वो जारी किया गया है। इसमें जितने भी रोड एक्सीडेंट्स होंगे उन सबकी इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाएगी। कोई क्लेम है आपका, कोई इंश्योरेंस है उससे रिलेटेड, वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। जितने भी फेक क्लेम्स होते हैं वो यहाँ से एलिमिनेट किए जा सकते हैं, खत्म किए जा सकते हैं। कोई व्हीकल को आपने सर्च करना है वो आप यहाँ पे कर सकते हो। एक्सीडेंट की डेट देखनी है, कोई फर्स्ट इंफॉर्मेशन FIR देखनी है, वो आप सबको यहाँ पे जो है वो मिल जाएगा। तो ये डिटेल्ड जो एक्सीडेंट रिपोर्ट होगी ये अपलोड की जाएगी बहुत ही अच्छे तरीके से पोर्टल के ऊपर, ताकि हर तरह की सुविधाएं जो हैं वो इससे रिलेटेड आपको मिल सकें। और इसको इवन जो हमारा एक्सीडेंट डेटाबेस है उसके साथ भी कनेक्ट किया जाएगा, ताकि 90% जो डाटा शीट्स हैं वो ई डार पोर्टल के साथ जो है कनेक्ट की जा सकें। इवन इस पोर्टल को और पोर्टल के साथ भी लिंक किया गया, जैसे कि वाहन पोर्टल के साथ लिंक कर दिया गया है, ताकि ड्राइविंग लाइसेंस से लेके इंफॉर्मेशन, व्हीकल रजिस्ट्रेशन इंफॉर्मेशन, वो भी सारी जो है वो यहाँ पे मिल सकें। तो एक अच्छी इन्वेस्टिगेशन हो सकती है अगर इस पोर्टल का बहुत ही अच्छे तरीके से यूज़ किया जा सके, जैसे फोटोज, वीडियोस या एक्सीडेंट स्पॉट या कोई व्हीकल डैमेज देखना है कि कितना हुआ है, कितनी विक्टिम को जो है वो इंजरीज हुई हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पे देखी जा सकती हैं। एक बहुत ही अच्छी इन्वेस्टिगेशन जो है वो यहाँ पे हो सकती है। तो ये इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज का। इसी के साथ आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन पिक्चर से करोगे। यूनियन सिविल एविएशन मिनिस्टर जो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, उन्होंने इंडिया का पहला इंडिजीनियसली मेड डॉर्नियर एयरक्राफ्ट जो है वो लॉन्च किया। 228 नंबर का ये डॉर्नियर फ्लाइट है। तो आप पिक्चर में भी देख सकते हो, ये है डॉर्नियर 228। तो दोस्तों ये हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से बनाया गया है। ये 19 सीटर जो है वो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का डॉर्नियर 228 है, और ये एयरपोर्ट्स को कनेक्ट करेगा एडवांस लैंडिंग ग्राउंड के साथ, खास करके नॉर्थ ईस्टर्न एरिया के अंदर। तो फ्लाइट जो है वो ये स्टार्ट हो जाएगी, ये डिब्रूगढ़ असम से स्टार्ट होगी और ये पासीघाट अरुणाचल प्रदेश तक जाएगी, और फिर उसके बाद लीलाबाड़ी असम में दोबारा से लौटेगी। तो डिब्रूगढ़ से जाके पासीघाट जाके फिर लीलागढ़ आएगी वापस। तो आप कह सकते हो एक तरह से रीजनल कनेक्टिविटी यहाँ पे की गई है नॉर्थ ईस्टर्न एरिया की। अब फेज 1 जो है, फेज 2, इसके अलग अलग फेज में इसको लॉन्च किया जाएगा। पहले फेज में इसको कनेक्ट कर दिया है, फिर दूसरे फेज में जो है वो इसको और जगह से भी कनेक्ट किया जाएगा। और यहाँ पे ये डॉर्नियर एयरक्राफ्ट जो है वो इसको हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट भी कहा जाता है। ये जर्मन ओरिजिन का एयरक्राफ्ट है, लेकिन इसको हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से बनाया गया है। और इवन स्टेट गवर्नमेंट जो अरुणाचल प्रदेश की है, उन्होंने फ्लाइट एक्सपेंडिचर कम करने के लिए वैल्यू एडेड टैक्स जो वैट है, जो कि एविएशन टरबाइन फ्यूल के ऊपर लगता है, वो पहले 20% लगता था, उसको 1% कर दिया गया है, ताकि जो एविएशन एक्सपेंडिचर है वो क्या हो सके, कम हो सके। तो याद रखना है, ये है डॉर्नियर 228, इसको डू 228 भी कहा जाता है, इसको हिंदुस्तान फ्लाइट भी कहा जाता है या हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट भी कहा जाता है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। अगला है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेक्शन में, लेकिन वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे मैक्सिमम टू मैक्सिमम, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और टेलीग्राम ग्रुप को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ज्वाइन कर लें, ताकि हर तरह की इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और इसमें पहला क्वेश्चन है, नेशनल फायर सर्विस डे 14 अप्रैल 2022 को मनाया गया। इसका मेन मकसद यही है कि फायर सर्विस की लोगों को इंपॉर्टेंस बताई जा सके, या जिनकी ड्यूरिंग फायर सर्विस जो है वो जान चलेगी, लोगों की जान बचाते हुए, उनको याद किया जा सके और उनकी इंपॉर्टेंस बताई जा सके। तो ये 14 अप्रैल इसलिए भी चुना गया क्योंकि 71 लोग या फायर सर्विस पर्सोनल जो हैं वो उनकी जान चली गई थी 1944 में मुंबई डॉकयार्ड एक्सप्लोजन के दौरान। तब से नेशनल फायर सर्विस डे जो है वो 14 अप्रैल को मनाया जा रहा है। और इस बार का थीम क्या है, लर्न फायर सेफ्टी इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। तो हर बंदे को थोड़ी सी जो है वो सर्विस एड पता होनी चाहिए, किस तरह से आग लगने के दौरान हम बच सकते हैं, बचा सकते हैं। तो अगर थोड़ा सा हमें मालूम है तो इससे जो है वो आप किसी भी आपदा के दौरान जो है वो दूसरों की सहायता कर सकते हैं। अब आते हैं वन लाइनर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में, जिसमें पहला है, कोविड-19 ने
77 मिलियन लोग जो हैं वो पॉवर्टी के अंदर धकेल दिए हैं। ये यूनाइटेड नेशन जो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स हैं उसकी एक रिपोर्ट है। तो बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो इसके अंदर चले गए, डेट के अंदर चले गए, अपने पैसे वापस नहीं कर पाए जो उन्होंने उधार लिए हुए थे। तो बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो गरीबी के अंदर चले गए हैं। इवन जो यूक्रेन और रशिया की वॉर चल रही है उसके अंदर और भी लोग जो हैं वो गरीबी के अंदर चले जाएंगे। तो इसका मतलब जो है, जो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उनको अचीव करना जो है वो थोड़ा सा मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि जिसको 2030 तक अचीव करना है उससे पहले इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं कि इसमें फंडिंग जो है वो नहीं हो पा रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने 1 ट्रिलियन रुपीस जो है वो एसेट मोनेटाइजेशन के थ्रू जो है फाइनेंशियल ईयर 22 में जो है वो इकट्ठे किए हैं। 12% का जो टारगेट था, आप कह सकते हो अपने टारगेट को 12% से जो है वो इन्होंने क्या किया है, आगे किया है। तो नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन था हमारे पास, एक NMP नाम से एक प्लान था जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो एसेट की मोनेटाइजेशन करेगी और पब्लिक सेक्टर जो हमारे यूनिट्स होंगे वहां से रेवेन्यू को इकट्ठा करेगी। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये 4 साल का 2022 से लेकर 25 तक का मोनेटाइजेशन प्लान है, जिसमें आप कह सकते हो कि रेलवेज हैं, रोड्स हैं, पावर है, ऑयल एंड गैस पाइपलाइंस है, टेलीकॉम है। इसको प्राइवेट सेक्टर को लीज पे देंगे और लीज पे देने के बाद जो है वो इनको यहाँ से क्या होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को प्रॉफिट होगा। और ये $6 ट्रिलियन का जो है वो प्रोजेक्ट है। और आप कह सकते हो इसमें सिर्फ राइट्स दिए जा रहे हैं, इसमें ऑनरशिप नहीं दी जा रही है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट का प्लान है। नेक्स्ट हमारे पास चीफ ऑफ एयर स्टाफ जो हैं उन्होंने इंडिजीनियसली डेवलप जो स्पेशलिस्ट व्हीकल जो इंडियन आर्मी में इंडक्ट किए हैं। तो इसमें कुछ खास नहीं, आपने याद रखना है। जो हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं वो MM नरवाने जी हैं। नेक्स्ट, गवर्नमेंट एनहेंसिस ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। और 3 ऑर्गेनाइजेशंस में ऑथराइजेशन कैपिटल जो है वो सरकार का बढ़ गया है और वो जनरली है एक NICL है हमारे पास, जिसमें वो हम कहते हैं नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। इसमें पहले 7500 करोड़ था, इसमें 15,000 करोड़ हो गया है। नेक्स्ट है OICL, इसका मतलब है ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। इसमें 5000 करोड़ था, इसमें 7500 करोड़ हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी, इसमें पहले 5000 था, इसमें भी 7500 करोड़ रुपीस हो गया है। नेक्स्ट, नेशनल फायर सर्विस डे हम ऑलरेडी कर चुके हैं। नेक्स्ट है वर्ल्ड वॉइस डे, 16 अप्रैल को मनाया जाता है। तो आप कह सकते हो ये अब फिनोमेना जो वॉइस का है, किस तरह से आवाज़ जो है वो बदलती है, किस तरह से हर बंदे की आवाज़ जो है वो अलग है, यूनिक है, उसके बारे में जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। और साथ में आवाज़ की जो कीमत है या आवाज़ की जो वैल्यू है वो लोगों को डेली लाइफ में बताना कि किस तरह से आपकी आवाज़ जो है वो बहुत ही वैल्यूएबल है आपके लिए। तो इसको सही तरीके से यूज़ करना और इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो सके, गलत भाषा का उपयोग मत करना, उसके लिए ये दिन जो है वो मनाया जाता है। तो सिंपल है, वर्ल्ड वॉइस डे 16 अप्रैल को मनाया जाता है। 16 अप्रैल 2022 के क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज डिटरमाइंड बाय। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कौन डिसाइड करता है कि कितना होगा? तो जनरली वो मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर सारी चीज़ें RBI डिसाइड करता है, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो कमर्शियल बैंक्स के द्वारा डिसाइड किया जाता है। ये देखा जाता है कि रेपो रेट कितना है, उसके बेसिस पे कमर्शियल बैंक्स जो है वो अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट कम या ज़्यादा कर लेते हैं। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे। क्वेश्चन ऑफ द डे क्या है? ए बैंक अकाउंट विच डज नॉट रिक्वायर एनी मिनिमम बैलेंस। इसमें मिनिमम बैलेंस की जरूरत नहीं होती, उसको टेक्निकली बैंकिंग टर्म्स में किस नाम से जाना जाता है? आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताओगे, मैं आपके आंसर का वेट करूंगा। लेकिन वीडियो को लाइक करना है, शेयर करें यार मैक्सिमम टू मैक्सिमम, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, टेलीग्राम ग्रुप को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ज्वाइन कर लें और बेल बटन को प्रेस कर दें ताकि हर तरह की इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ये अफेयर्स क्लाउड का प्रॉमिस है कि आपके कॉन्फिडेंस को जरूर बूस्ट करेगा। इसी तरह से हमें सपोर्ट करते रहें, लेकिन लाइफ को बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं लोगे, हमेशा खुश रहोगे स्माइली की तरह। थैंक यू गाइस, टेक केयर एंड बाय बाय।